नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है रिवाइज्ड प्रोटोकॉल एग्रीड बाय सेंटर एंड पारसी बॉडी फॉर फ्यूनरल राइट्स ऑफ कोविड विक्टिम। देखिए, पारसी कम्युनिटी, पारसी धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जब उनके यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका अपने मृत लोगों को, जो आप कह लो आखिरी अलविदा कहने का तरीका है, वो अलग है। जैसे मुस्लिम्स में दफनाया जाता है, हिंदूज में क्रेमेट किया जाता है, जलाया जाता है, वैसे ही पारसी धर्म में उनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। वहां पे एक डेड बॉडी को जाके छोड़ दिया जाता है ताकि उसका टच 3 चीजों से ना हो, वाटर से ना हो, अर्थ से ना हो, फायर से ना हो। तो अब इस कंटेक्स्ट में जब बात आ जाती है कोविड 19 की, तो कोविड 19 में जो डिस्पोजल के नॉर्म्स हैं वो बदल चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में एक न्यूज निकल के आ रही है, इसको देखेंगे। फिर भाई, कोल इंडिया देश के बाहर कोयलों को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो इसकी टाइमलाइन क्या है, किस हद तक एक्सपोर्ट कर सकता है, कितना कोल प्रोड्यूस करता है कोल इंडिया, कितनी इसकी सब्सिडीज है, सब समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। देखिए, केरला की जो फेम्ड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो इस बार यूएई में भी होगी। इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई है, इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। चाइना और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, चाइना के जो जी जिनपिंग है और रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, इनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, इसको देखेंगे। फिर आसाम के एक रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने की बात हो रही है, लेकिन उस रिजर्व फॉरेस्ट के अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना बदला जाए। लेट्स सी ये न्यूज क्या कहती है। और पाकिस्तान चाइना ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको आप कह सकते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 2 क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू दोस्तों, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। यहां पे वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बिगाइल। क्या मतलब होता है इसका? छलना, मोहना, धोखा देना, गुमराह करना। मतलब किसी को चाम करना, चाम करके अपनी तरफ खींचना और उसके बाद उसको धोखा दे देना। तो क्या लिखा है सेंटेंस में, ही बिगाइल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स। मतलब अपनी गुड लुक्स के साथ वो वोटर्स के सामने आया, उनसे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत की, चार में उनको बहलाया फुसलाया और सारे वोटर्स उसकी बातों में आ गए, उसको वोट दे दिया। बाद में वो अच्छा करेगा नहीं करेगा पता नहीं। मतलब आप किसी को चार्म करके वोट खींच लो, अपनी क्वालिटी के बेसिस पे नहीं, बस चार्मिंग बेसिस पे खींच लिया, इसको आप बोलते हो बिगाइल। तो पहली न्यूज, रिवाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर डिस्पोजल ऑफ बॉडीज ऑफ पारसी कोविड विक्टिम्स। देखिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवाइज्ड प्रोटोकॉल को अप्रूव कर दिया है, जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से पारसी कोविड 19 विक्टिम्स की बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अभी तक क्या था कि देखिए, टावर ऑफ साइलेंस करके एक आप कह लीजिए मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये टावर ऑफ साइलेंस है। यहां पे डेड बॉडी को लाया जाता है और डेड बॉडी को यहां पे कहीं पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस डेड बॉडी को जो वल्चर्स हैं, कौवे हैं, वो सब आके खा जाते हैं। पारसी कम्युनिटी में माना जाता है कि भाई डेड बॉडी का जो टच है वो 3 चीजों से नहीं होना चाहिए। ना ही अर्थ से होना चाहिए, ना ही वाटर से होना चाहिए, ना ही फायर से होना चाहिए। अब ये मान्यता है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की। अगर आप देखो तो Zoroastrian exposure of the dead is first attested in mid-5th century histories of Herodotus, but use of towers is first documented in 9th century। 9th century CE से, मतलब एडी, 9वीं शताब्दी एडी से टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है पारसी डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। यही प्रैक्टिस आज चल रही है। लेकिन अभी की प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, ये जो टावर ऑफ साइलेंस होता है ना, जिसको आप दखमा कहते हो, जहां पे पारसी लोगों को मतलब अलविदा किया जाता है, इस पर्टिकुलर दखमे में ओपन एयर होता है ये। तो बहुत सारे कौवे, चीलें, वल्चर्स आके डेड बॉडी को खाती हैं। अब कोविड 19 के समय पे कुछ प्रोटोकॉल्स निकले। अगर किसी पर्टिकुलर पारसी इंडिविजुअल की कोविड 19 की वजह से डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी डेड बॉडी में कोरोना का वायरस होगा और फिर वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है वल्चर्स में और बाकी पशु पक्षी में जो उसको आके खा रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में भाई, पिछले साल 2020 में जो गाइडलाइंस रिलीज हुई थी, उस हिसाब से पारसी कम्युनिटी के लोगों को उनके ट्रेडिशनल तरीके से आप कह लो अलविदा कहने की परमिशन नहीं मिली। तो इस कंटेक्स्ट में जो पारसी कम्युनिटी के लोग हैं वो कहां पहुंच गए? गुजरात हाई कोर्ट में पहुंच गए। और गुजरात हाई कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि सर, ये जो कोविड 19 गाइडलाइंस ऑन बॉडी मैनेजमेंट है जो कि 2020 में निकल के आई थी, भाई ये अल्ट्रा वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि पारसी कम्युनिटी के जो राइट्स हैं कि कैसे वो अपने डेड लोगों की बॉडीज को डिस्पोज करेंगे, ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस उस राइट को छीनती हैं।
टावर ऑफ द साइलेंस में बॉडी को डीके करके अलविदा किया जाता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ये पारसी कम्युनिटी का धर्म में मान्यता है, तो उस मान्यता के हिसाब से आप हमें काम करने दो। ये जो 2020 की कोविड-19 डेडलाइंस हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट को छीनती हैं। तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आपके फंडामेंटल राइट सही है, लेकिन आप हमको एक बात बताओ कि जब इन बॉडीज के ऊपर कैरियन बर्ड्स जैसे कि विल्चर्स और दूसरे स्कैवेंजर्स आके फ्लैश खाएंगे तो उनके अंदर भी कोरोना पहुंच जाएगा, फिर उस केस में क्या करोगे? तो फाइनली यहां पे चीजें सॉर्ट आउट होती नजर आई हैं। कैसे नजर आई हैं? इस टावर ऑफ साइलेंस का जो टॉप है, इस टॉप को एक आयरन ग्रिड के साथ कवर किया जाएगा, ठीक है ना। इस टॉप को एक आयरन ग्रिड के साथ कवर किया जाएगा ताकि बर्ड्स और एनिमल्स इसके अंदर ना आ सके। तो इसके अंदर जो कॉप्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है बर्ड्स और एनिमल्स के टच में नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे नेचुरली डीके कर जाएंगे, ठीक है ना। पहले क्या था, बर्ड्स वल्चर्स वगैरह आके उनको खा जाती थी, जल्दी डीके हो जाएंगे। अब आयरन गर्ड्स आप लगा दोगे, कवरिंग लगा दोगे, तो कोई भी वल्चर अंदर नहीं आ पाएगा। तो एटलीस्ट वल्चर्स के अंदर कोविड-19 का वायरस नहीं जाएगा। और इस बात पे पारसी ज़ोरोस्ट्रियन बॉडी भी अब एग्री हो चुकी है। तो टावर ऑफ साइलेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो पारसी लोग जो कि कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेके जाया जाएगा। किसके द्वारा लेके जाया जाएगा? तो नासलार्स द्वारा लेके आया जाएगा, जो कि होते हैं प्रोफेशनल कॉप्स बेरर, पीपी किट्स में लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे फोटो भी दिखाई जा रही है। इस फोटो में आपको नजर आ रहा है कि जो नसलार्स है ये प्रोफेशनल पीपी किट्स पहुंच के एक मृत पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे लाके छोड़ जाएंगे ओवरऑल। और इस पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो ये टॉप है ना, इस टॉप को कवर कर दिया जाएगा ऊपर से, ताकि कोई भी पशु पक्षी इसके अंदर ना आ सके। तो एक नया ड्राफ्ट प्रोटोकॉल साइन हुआ है पारसी बॉडी के बीच में और केंद्र की सरकार के बीच में, जिसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले हाई कोर्ट ने मना किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल हो गया, तो ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जहां जहां भी इंडिया में पारसीज रहते हैं वहां वहां इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, पारसी धर्म के जो फॉलोअर्स हैं इंडिया के अंदर वो बहुत कम है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करो, मुस्लिम धर्म की बात करो, तो आबादी बहुत बड़ी है। तो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में ऑब्वियसली बात है जो मृत लोग हैं वो भी ज्यादा होंगे। तो उनके लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जा सकते, जो कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहती है डेली की बेसिस पे। करोड़ों की आबादी है, ठीक है ना। बाकी मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स प्रोमिनेंटली, क्रिश्चियंस की बात कर लो अगर, लेकिन पारसी धर्म के लोग बहुत कम है इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल उनके मृत लोगों को आप कह लो फाइनल गुड बाय बोलने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। उनके धर्म में ये लिखा हुआ है। जी, इस पेपर में रिलीजियस मैटर्स और इंडियन सोसाइटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है केरला's फेम्ड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस टू बी हेल्ड इन यूएई। ये क्या बोलता है? देखिए भाई, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एक फेम्ड इवेंट है केरला के एलपूजा डिस्ट्रिक्ट का, और ये हर साल होता है। देखिए, इस साल ये यूएई में रस अल खमाया में भी होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, केरला का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा बाकी दुनिया में सेटल्ड है, यूएई में भी सेटल्ड है। ये आप कह सकते हो एक प्रकार की इंडिया की सॉफ्ट पावर है, कल्चरल पावर है। जो इवेंट सालाना केरला की अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट में होता है वो इस साल यूएई में भी होगा। ये जो पर्टिकुलर रेस है इसको नाम दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर। और 27 मार्च को एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के चलते इंटरनेशनल मरीन स्पोर्ट्स क्लब रस अल खमैया एंड द ब्रू मीडिया एफजेडसी एलएलसी, ठीक है। तो जो लोग यूएई में, अब ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये पायनियर स्नेक बोटेड रेस है। मतलब स्नेक की शेप में एक रेस होती, तो आप कह सकते हो स्नेक बोट रेस है। लंबी सी आपकी बोट होगी, देखिए यहाँ पे इसकी फोटो दिखा रखी है, एकदम लंबी लंबी सी सीधी बोट है और इस बिल्कुल पतली। तो इस पतली बोट में जैसे तैसे लोग खुश के बैठ जाते हैं और ये चप्पू चलाते रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि हाँ भाई कौन जीतेगा, तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। तो इस प्रकार की जो कंपटीशन हर साल केरला में तो होता है, तो केरला में तो फेमस है ही। अब ओवरऑल ये यूएई में भी मनाया जाएगा। मिलियंस ऑफ ऑडियंस इस पर्टिकुलर रेस को देखने आते हैं। 100 फीट लंबी रेस है और जब ये रेस चल रही होती है तो बगल बगल में जो फोक म्यूजिक है वो बज रहा होता है, तो एकदम जोशीला माहौल होता है। कुछ पिक्चरों में, जैसे शायद वो जो बागी मूवी है आपकी टाइगर श्रॉफ की और शायद श्रद्धा कपूर की, उसमें ये पर्टिकुलर चीज दिखाई गई है। ओके, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी इस पर्टिकुलर रेस को देखने के लिए केरला में गए थे 1952 में, तो इसलिए आप कह लीजिए कि नेहरू रेस इसका नाम रख दिया गया। तो वो इतना ज्यादा ओवरऑल एक्साइटेड हो गए इस रेस को देख के कि वो खुद एक जाके बोट में बैठ गए अपने सिक्योरिटी कवर को इग्नोर करके। तो इसका नाम पड़ गया नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इसको वलमकली बोट रेस भी कहा जाता है ट्रेडिशनली। वहां पे ये पुनामाड़ा लेक में होती है केरला के अंदर, जो कि अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ये पुनामाड़ा लेक कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैली हुई है, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से बोला जाता है इस लेक को। जैसे कि कोची में इस लेक को बोला जाता है कोची लेक,
कुट्टानाड में इसको बोला था पुनामाड़ा लेक, और वैसे देखा जाए तो इसको बोला था वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक तो आपने सुना ही होगा। अगर आप केरला के मैप को देखोगे तो वेम्बनाड लेक आपको नजर आ जाएगी, काफी बड़ी लेक है वो केरला की। ओके, तो यहां पे जो स्नेक बोट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसको चंदन वलम भी कहा जाता है, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है आपका स्नेक बोट रेस। और भी कैटेगरीज ऑफ बोट इसमें कॉम्पीट करती हैं, जैसे चुरुलन वलम, इरुतुकुथी वलम, ओदी वलम, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सोसाइटी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो इस पर्टिकुलर रेस को कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं केरला के गल्फ डायसपोरा की। देखिए, केरला का गल्फ डायसपोरा वो लोग हैं जो कि मिडिल ईस्टर्न अरब स्टेट्स में रह रहे हैं, बट वो हैं केरला के। 40 लाख केरला के लोग अब्रॉड में रहते हैं, और 13.73 लाख केरला के लोग केरला के बाहर इंडिया के बाकी स्टेट्स में रहते हैं। अगर आप केरला की टोटल रेजिडेंट आबादी देखेंगे तो वो लगभग 3.5 करोड़ है, 3.48 करोड़। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि चूंकि केरला के लोग बहुत ज्यादा फॉरेन में रहते हैं, तो जो इनके एनआरआई डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा, इट इज समवेयर अराउंड 2.27 लाख करोड़। ये रेमिटेंस नहीं है। देखिए, रेमिटेंस और एनआरआई डिपॉजिट्स के बीच के फर्क को आपको समझना पड़ेगा। रेमिटेंस क्या है कि मान लीजिए मैं एक केरला का निवासी हूं और मैं किसी फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए यूएई में नौकरी करने गया, वहां पे मैं पैसा कमाता हूं, और पैसा कमाने के बाद मैं अपने माँ बाप को या अपनी फैमिली मेंबर्स को वापस केरला में पैसा भेजता हूं उनके खर्चे के लिए, तो ये तो हो गया रेमिटेंस। ठीक है ना। एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है कि मैं केरला का निवासी हूं, मैं यूएई में गया, वहां पे जाके मैंने नौकरी की, कुछ पैसा कमाया, अब उस पैसे को मुझे सेव करना। जैसे आप इंडिया के अंदर नौकरी करते हो तो जो भी आपको तनख्वाह मिलती है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में डालते हो, आपको पता है कि भाई मेरा ये बैंक अकाउंट है, उसमें मेरा पैसा सेफ है। उसी प्रकार से जब मैं केरला में यूएई में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि इंडिया का अंदर अपना एक एनआरआई अकाउंट खोलूंगा, और उसके अंदर समय समय पे पैसा ट्रांसफर करता रहूंगा। इसको बोला जाता है एनआरआई अकाउंट। इंडिया के बाहर जितने भी लोग जाके रहते हैं, जिनको वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, रह के वहां काम कर रहे हैं बट है इंडियन, वो सब एलिजिबल हैं इंडिया के किसी बैंक के अंदर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन अकाउंट खोलने के लिए, और उसमें वो अपना पैसा डाल सकते हैं। जब वो वापस आएंगे और वहां रह के भी उस अकाउंट से वो अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार के एनआरआई अकाउंट्स के अंदर केरलाइट्स ने लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपया डाल रखा है एज ऑफ दिसंबर 2020, जो कि 2019 के डाटा से 14% ज्यादा है। ओके, तो ये जो बैंक डिपॉजिट्स है बॉट बाय नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स, ये आप कह सकते हो कि 14% ग्रो की है, 2.27 लाख करोड़, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ये 2019 में डिपॉजिट्स 1.99 लाख करोड़ थे, 2020 में 2.27 लाख करोड़ हो गए। गॉट इट। तो केरला कम्युनिटी काफी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, अगर आप देखा जाए एज फार एज देयर प्रेजेंस अब्रॉड। अच्छा खासा वो पैसा इंडिया के अंदर भेजते हैं, अच्छा खासा वो पैसा अपने एनआरआई डिपॉजिट्स में रखते हैं। ओके, फिर माइग्रेशन। अब हमने यहां पे रेमिटेंस की बात की, तो रेमिटेंस की बात करिए तो भाई वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को 83 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस मिली है 2020 में। अब समझो दोस्तों, ये जो मैं फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूं ना, ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लो इनको, प्रॉपर सोर्स के साथ। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स मेंस के एग्जाम में काम आएंगे आपको। ये सीधे सीधे स्टैटिस्टिक्स जल्दी प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, बट मेंस में बहुत काम के हैं ये। और सबसे खास बात ये है कि केरला की टोटल जितनी इनकम है ना, उसकी 30% इनकम रेमिटेंसेस से आती है। अब यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, गल्फ बूम। गल्फ बूम क्या था? देखिए, 2008 में जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, यूएस में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आ गई थी, तो दुनिया भर में मंदी आ गई थी। उस मंदी के चलते आप देखो उसके बाद से गल्फ कंट्रीज में रिक्रूटमेंट कम हो गए फॉरेनर्स के, बहुत कम इंडियंस बाहर जाने लगे। लेकिन उससे पहले बहुत बल्क क्वांटिटी में इंडिया से लोग गल्फ में जाके सेटल हुए थे। 1972 से लेके 1983 में भर भर के जत्थे भर लोग केरला से निकल के जाके गल्फ कंट्रीज में सेटल हुए थे, और वो वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए। उनका एक बेस बन चुका है इन गल्फ कंट्रीज में, काफी औकात हो चुकी है वहां पे। और ऐसा नहीं है कि सब अमीरी लोग हैं, कुछ गरीब तबके के लोग, हर लेवल के लोग इंडिया से निकल के गल्फ में जाके सेटल हुए। हर लेवल इन द सेंस कि भाई कितना पैसा आप कमाते हो, कम पैसा कमाने वाले, मिडिल इनकम कमाने वाले, हाई इनकम जिन्होंने बिजनेस जाके स्टैब्लिश कर ली है गल्फ कंट्रीज में, हर तरीके के लोग हैं। ठीक है ना। तो अब देखोगे कि एक बड़ी तादाद मलयालीज की निकली केरला से, और उसने जाके अपने आप को जीसीसी स्टेट्स में स्टैब्लिश कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे देखा कि मैं कुछ दिन पहले एक व्लॉग देख रहा था, दुबई का किसी का व्लॉग था, कोई दुबई में घूम रहा था, तो वो मैं देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि केरला से गया हुआ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो काफी बूढ़ा था, वो दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा परफ्यूम सेलर बन गया है।
तो इस प्रकार के इंडियन कम्युनिटी के से बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया से निकल के यूएई में जाके और गल्फ कंट्रीज में जाके सेटल हो चुके हैं। तो जब बल्क में गए थे ना ये 1972 से लेके 1983 में, उसको बोला गया था केरला गल्फ बूम। मतलब केरला से बड़ी आबादी में लोग निकले और गल्फ में जाके सेटल हो गए। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज कल्चर, जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा में न्यूज आपको काम आएगी। और इंडिया के कल्चरल एफ्लुएंस की बात की जाए, इंडिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात की जाए, तो भी ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि केरला की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यूएई में कंडक्ट करवाई जा रही है। नेक्स्ट, कोल इंडिया मस्ट बल्क एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोल इंडिया जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट कोल माइनर है, जी हां दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है कोल इंडिया लिमिटेड, ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा कोयला टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अभी तक क्या था कि कोल इंडिया लिमिटेड एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता था डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो आप कह लो कंज्यूमर्स हैं उनको कोल इंडिया, कंज्यूमर्स मतलब कि जो अलग अलग पावर प्लांट चलाने वाले लोग हैं उनको कोयला बेचता था कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड नेबरिंग कंट्रीज को भी कोयला बेचेगा। और ये इसमें सबसे ऊपर कौन आ रहा है, तो बांग्लादेश को बेच सकता है, नेपाल को बेच सकता है, भूटान को बेच सकता है, ऐसा बताया गया है ड्राफ्ट पॉलिसी जो कि भेजी गई है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री को एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो भैया साउथ एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर कंपोनेंट है। हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं कम से कम उनमें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे, क्योंकि उन्हीं नेबर्स में चाइना एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते हम आसपास की कंट्रीज को इस हद तक मदद करते हैं ताकि ओवरऑल वो हमारे साथ इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, रिसर्च के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कनेक्टिविटी की फील्ड में जुड़े रहें। तो भले ही कोल इंडिया के चेयरमैन ने बोला कि भाई हम कोला फॉरेन कंट्रीज को बेचेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम है, अभी के लिए खुद इंडिया के अंदर कोयले की कमी है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि इस साल के एंड तक कोल इंडिया लिमिटेड एक्सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन उसके बाद जरूर एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, इंडिया लगभग 300 से 400 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट भी करता है। कहां से? इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। कोल इंडिया टोटल प्रोड्यूस कितना करता है? 600 मिलियन टन। अब आप सोचो, कोल इंडिया 600 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं 300 से 400 मिलियन। तो आपके दिमाग में एक चीज नेचुरली आएगी कि सर हम कोल इंडिया वाला ही कोयला क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, हम एक्सपोर्ट करने की सोच ही क्यों रहे हैं, हम अपना ही कोयला इस्तेमाल कर ले, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हम बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? तो देखिए उसका बहुत सिंपल रीजन है। सिंपल रीजन ये है कि कोयले के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, एंथ्रासाइट ग्रेड्स, बिटुमिनस ग्रेड्स, लिग्नाइट, पीट। तो भाई देखिए हमें कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, वो कोल जो कि हम लोग स्टेनलेस स्टील को उगाने में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर जो कोल है वो बिटुमिनस है ज्यादातर, एंथ्रासाइट हाईएस्ट लेवल का होता है। तो बहुत सारा एंथ्रासाइट कोल हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है ना, एंथ्रासाइट कोल की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर कम है, बिटुमिनस की बहुत है। तो इन एनीवेज हमको कुछ ना कुछ कोयला तो बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अभी रिसेंटली देखा गया है कि पैंडेमिक के समय पे इंडोनेशिया से हम ज्यादा कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा बिटुमिनस कोल हमारे पास बच रहा है या बाकी कैटेगरी का जो कोल बच रहा है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दो, और इसमें कोल इंडिया लिमिटेड एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी, स्टेट ओल्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेट है। पिछली बार ये न्यूज में जब था जब इसका 10% डाइवर्स्ट किया था सरकार ने, नवंबर 1975 में बना था। जिस साल ये बना था उस साल इसने 79 मिलियन टन का कोयला पैदा किया था। आज की डेट में 600 मिलियन टन का कोयला ये पैदा कर रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। आप कह सकते हो इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर। टोटल मैन पावर इसकी 2,59,016, 2,60,000 लोग लगभग इसमें नौकरी करते हैं एज ऑफ 1 अप्रैल 2021। इसकी 7 सब्सिडरीज हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, और इसकी एक माइन प्लानिंग और कंसल्टेंसी कंपनी भी है जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इसकी एक फॉरेन सब्सिडरी भी है कोल इंडिया लिमिटेड की मोजाम्बिक में, जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, CIAL। और नॉर्थ ईस्ट के आसाम के जो नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स हैं इनका मैनेजमेंट भी कोल इंडिया लिमिटेड ही करता है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, उडुपी के एक और कॉलेज में हिजाब की कंट्रोवर्सी उठ गई है। रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट पीयू कॉलेज बिंदनूर, यहां पे 12 लड़कियां जिन्होंने हिजाब पहन रखा था और 150 लड़के जिन्होंने सैफ्रॉन शॉल्स पहन रखे थे, इनको घुसने ही नहीं दिया गया। इनको बोला तुम बाहर निकलो, जो प्रॉपर ड्रेस है स्कूल की वो पहन के आओ,
उसके बाद घुसना। स्कूल कॉलेज की जो भी प्रॉपर ड्रेस है वो पहन के आइए, ये आप हिजाब और सैफरॉन शॉवल्स पहन के नहीं आ सकते। अब समझिए, ये डिसीजन सेक्युलर है। हिजाब इज कंसर्न विद मुस्लिम रिलीजन एंड सैफरॉन शॉवल्स इज कंसर्न विद हिंदू रिलीजन। तो भैया स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट का ये बोलना है कि भैया देखो, यहां पे पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ने के लिए स्कूल ड्रेस पहन के आओ, यहां पे आप अपने धर्म का शो ऑफ मत करो। लेकिन अब ये धर्म का शो ऑफ है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करें तो जो लेडीज हैं वो हिजाब पहनती हैं, ये एक नॉर्मल ड्रेस है उनके धर्म के अंदर। तो वो ये बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस में ये चीज आती है, तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो आने से। और ये 5वां कॉलेज है आपका उदुपी के अंदर, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, जहां पे ये हिजाब वाला जो डिस्प्यूट है वो पहुंच चुका है। इससे पहले 3 कुंदापुर डिस्ट्रिक्ट में, 1 उदुपी में और 1 बिंदनूर में हिजाब की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। कंट्रोवर्सी क्या है कि भाई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जब आप कोई ड्रेस पहन के जाएंगे तो वो ड्रेस आउटराइटली सेक्युलर होनी चाहिए, आप कोई रिलीजियस ड्रेस पहन के नहीं आ सकते। इस प्रकार की चीजें देखिए यहां पे निकल के आती और ये केवल इंडिया के अंदर नहीं, पहले भी हो चुका है। फ्रांस के भी बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जहां पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए गए थे कि हिजाब और रिलीजियस ड्रेसेस अलाउड नहीं है। लेकिन वो लड़कियां जिनको यहाँ पे हिजाब पहनने से रोका गया है, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दी है और उन्होंने बोला है कि भाई ये तो हमारे धर्म का एक पार्ट है, हम किसी पब्लिक ऑर्डर में तो वायलेशन कर नहीं रहे हैं, तो आप हमें हिजाब पहनने से क्यों रोक रहे हो। उन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया है। ओके, वैसे तो देखा जाए तो राज्य की सरकार का ये नियम है कि भैया गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूनिफॉर्म पहनना ओवरऑल कंपलसरी नहीं है। समझिए, कॉलेजेस में तो कोई कुछ भी पहन के जाता है ना, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, कॉलेजेस में कोई कुछ भी पहन के जाता है। लेकिन कुछ लोकल एमएलएस बोल रहे हैं कि एक ड्रेस कोड यहां पे होना चाहिए। रिट पिटीशन फाइल हो गई आपकी कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर गर्ल्स के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी पहुंच गई कि हमें हिजाब पहनने दीजिए। थोड़ा बहुत पॉलिटिसाइज भी हुआ ये इशू, क्योंकि गर्ल्स जब हिजाब पहन के आने लगी तो कुछ हिंदू लड़के क्या पहन के आने लगे, वो जो सैफरॉन शॉल्स है वो पहन के आने लगे, तो चीजें काफी यहाँ पे धार्मिक होने लगी, सेक्युलर नहीं रही, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। अब हाईकोर्ट भी प्ले में आ गई है, लेट्स सी हाईकोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन देती है। अगर आप संविधान के उसमें जाएंगे तो संविधान अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। और स्टेट तब तक रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा जब तक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ना हो। और जो गर्ल्स हैं जो हिजाब पहन के आ रही थी वो ये कह रही थी कि भाई देखिए हमारे हिजाब पहनने से क्या पब्लिक ऑर्डर में वायलेशन है। देखा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि भाई उनके हिजाब पहनने से क्या वायलेशन है। लेकिन वहां पे जो कुछ लड़के सैफरॉन शॉल्स पहन के आने लगे, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पहनने से भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई यहाँ पे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 21, ये सब बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन को वायलेट नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर क्लियर कट ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि वुमेन के पास राइट है अपने मर्जी के कपड़े पहनने का, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी का एक हिस्सा है। प्लस आर्टिकल 51A क्लॉज E, जिसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपोज दोस ट्रेडिशंस व्हिच डिनाउंस द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो वुमेन के रिस्पेक्ट में इतने आर्टिकल्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी ये हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट इन आर्टिकल्स को किस प्रकार से डेसिफर करता है। जीएस पेपर में पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज और इंडियन सोसाइटी में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज ये है कि भाई जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इन्होंने बोला है कि भाई एक 22nd लॉ कमीशन बनाया जाएगा और ये लॉ कमीशन कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेगा कि इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 साफ साफ बोलता है कि भाई स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो इतनी पॉलिटिक्स हो जाएगी देश के अंदर। जो मुस्लिम धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म, अच्छा उसमें सब नहीं बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंजर्वेटिव सेक्शंस का ये बोलना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज सैक्रोसैंक्ट है, आप उनमें इंटरफेरेंस ना करो तो बेटर है। ठीक है, ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को भी आप कह लो कोर्ट के इंटरफेरेंस के थ्रू हटाया गया, सरकार ने हटा पाने की हिम्मत नहीं की। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो 21वें लॉ कमीशन में भी इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर बातचीत हुई थी, बहुत डिटेल में इस मैटर को कवर किया गया था और एक पेपर भी अपलोड किया गया था फैमिली लॉ से रिलेटेड जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। अभी के लिए देखा जाए तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट, फिर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम धर्म के अंदर सक्सेशन, प्रॉपर्टी, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाती है।
फिर रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र की सरकार से पूछा कि भाई आपका क्या रोल है, आपका क्या स्टैंड है इस यूनिफॉर्म सिविल लॉ से रिलेटेड। तो केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जल्दी ही लॉ कमीशन आपके सामने एक रिपोर्ट रखेगा। तो कुल मिला के आर्टिकल 44 के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक बहस चल रही है, एक डिबेट चल रही है। लेट्स सी कि 22nd लॉ कमीशन इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर क्या बोलता है। 21वें लॉ कमीशन ने भी को स्टडी किया था, 22वां लॉ कमीशन भी इसको स्टडी करेगा। 1-1.5 साल तो कम से कम इसकी रिपोर्ट आने में ही लग जाएगा ऐसा लगता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, सरकार इस बॉडी को अपॉइंट करती है। एक फिक्स टेन्योर के लिए इसको बनाया जाता है, इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो भी एडवाइस ये बॉडी यहां पे देगी उसको इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है, करना चाहे करे सरकार, ना करना चाहे ना करे। इस लॉ कमीशन के अंदर लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। पहला लॉ कमीशन इंडिया के अंदर 1834 में बनाया गया था अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उस समय पे इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मक्वेले। उस समय पे इंडिया के जो पीनल कोड्स हैं उनके कोडिफिकेशन के लिए यह पर्टिकुलर लॉ कमीशन बनाया गया था। ओके भाई, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज ये है कि आसाम के जो विलेजर्स हैं वो जो गोल्डन लंगूर हैबिटेट है ना, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने का जो आइडिया है उसको अपोज कर रहे हैं। देखिए, वेस्टर्न आसाम का एक बोंगोंगोय डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे गोल्डन लंगूर हैबिटेट है जिसको आप काकोए जाना रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हो। आसाम के सरकार का एक डिसीजन था और उसके लिए आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जनवरी में एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था जिसके चलते यह बोला गया था कि काकोए जाना रिजर्व फॉरेस्ट जो कि 19.85 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा काकोए जाना बमूनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर इलाके को एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। इस पर्टिकुलर जगह पे 25 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट्स पाए जाते। देखिए, प्राइमेट्स नहीं, मतलब ये जो काकोए जाना रिजर्व फॉरेस्ट है, ये गोल्डन लंगूर यहां पे पाए जाते हैं जिनको आप बोलते हो ट्रैकाइपिथेकस जी। ये जो गोल्डन लंगूर है ये आसाम में भी पाए जाते हैं, भूटान में भी पाए जाते हैं, और ये गोल्डन लंगूर वर्ल्ड के 25 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट्स में आते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार का बोलना है आसाम की कि अगर हम इस काकोए जाना रिजर्व फॉरेस्ट को काकोए जाना बमूनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस इलाके का ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा कंजर्वेशन हो पाएगा। लेकिन यहां पे जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप ऐसा मत करो, हम ट्रेडिशनली इस इलाके को बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मत बनाओ, हम इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे। एक मेमोरेंडम यहां पे एड्रेस किया गया है बोमबोंगोय के डेप्यूटी कमिश्नर को, और जो विलेजर्स हैं बोगोरीगुरी राघापारा के, उन्होंने बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह की फ्लोरा को, फौना को वो बहुत लंबे समय से 25 साल से ज्यादा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह मेमोरेंडम 34 विलेजर्स ने साइन किया है जो कि काकाजुआना रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं। यहां पे कोच, रांगबोशी, बोरो, गारो, राभा, घोरका कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसके फ्लोरा फौना को हम 25 साल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ जगहों ऐसी हैं जिसको हम लोग पूजते हैं, तो आप इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मत बनाओ, हम इसका ध्यान रख लेंगे। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक बार अगर ये इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया तो यहां पे जो लोगों का आना जाना है, जो भी लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसके ऊपर बिल्कुल एक रेख सी लग जाएगी। समझ गए? तो इसलिए विलेजर्स कह रहे हैं कि भाई हम इसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप इस रिजर्व फॉरेस्ट को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कह सकते हो। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अगर इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में कहा जाएगा तो आसपास के विलेजर्स को इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में थोड़े बहुत राइट्स मिल जाएंगे सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन के। आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के स्कोप बनते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से वो स्कोप खत्म हो जाएंगे। प्लस यहां पे विलेजर्स ये भी बोल रहे हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको सैक्रेड माना जाता है, बिल्कुल पवित्र माना जाता है लोगों के द्वारा, लोग वहां पे पूजते हैं, और उसके लिए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है इनको बचाने के लिए। तो आप अलग से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मत बचाओ, हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। आप देखो तो पिछले कुछ सालों में जो इस इलाके की फॉरेस्ट की कैनोपी कवर था वो 5% से कम था, हम उसको 70% से ज्यादा लेके आए हैं, और गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन 100 से बढ़ के 600 हो चुकी है पिछले 30 सालों में। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आसपास के विलेजर्स बोल रहे हैं। लेट्स सी आसाम की सरकार सुनती है या नहीं। अब ये गी गोल्डन लंगूर की बात कर लेते हैं, इसका नाम है ट्रैकीपिथेकस गी। ठीक है, ये जो गोल्डन लंगूर से, इनको आराम से आप कलर से आप कह सकते हो, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के लंगूर मुझे एक जगह और देखने को मिले थे, हालांकि उनका कलर अलग था।
मैं सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ लखनऊ का, तो सैनिक स्कूल लखनऊ के एमआरआई के बगल में जो बड़े सारे घने जंगल मतलब घने पेड़ से थे, उसके ऊपर इस प्रकार के लंगूर दिखते थे। मतलब उन पेड़ों को देख के लगता था कि आसपास पेड़ रहे होंगे, यहाँ पे लंगूर रहते होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, सैनिक स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए वो पेड़ वगैरह काट दिए गए होंगे, तो थोड़े बहुत लंगूर वहां पे बचे हुए थे। तो ये जो लंगूर हैं, ये अपने फर के कलर को चेंज भी करते हैं, ठीक है ना। सीजन्स और ज्योग्राफी के हिसाब से इनका फर का कलर चेंज होता रहता है। जो बिल्कुल ही छोटे लंगूर होते हैं वो पूरे व्हाइट होते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं इनका जो कलर है वो थोड़ा निखर के आने लगता है। इनका हैबिटाट है वेस्टर्न आसाम, इंडिया, साउदर्न भूटान में। ओके, मेनली ये भूटान के नॉर्थर्न हिस्से में, मानस रिवर के ईस्ट में, संकोश रिवर के वेस्ट में और ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में पाए जाते हैं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज काम आएगी। और नेक्स्ट न्यूज है चाइना रशिया हेल न्यू एरा इन रिलेशंस। देखिए न्यूज आपने सुनी ली होगी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना गए हैं, वहां पे जाके इन्होंने बैठ के बातचीत की और चाइना रशिया ने यहाँ पे कंबाइंड स्टेटमेंट रिलीज किया है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस कंबाइंड स्टेटमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट बोला गया है, नाटो के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि यूरोप में एक्सपेंशनिज्म फैला रहा है, वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को यहाँ पे ब्लेम किया गया कि वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के चलते टेंशन फैल रहे हैं। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन साहब डायटुई स्टेट गेस्ट हाउस में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग से पहले जी जिनपिंग साहब के साथ मिले और बताया कि भाई हम दोनों के टाइट्स बहुत अच्छे हैं, इससे आगे आने समय में बहुत पोटेंशियल है, एक नया एरिया आने वाला है। फिर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत हुई। यूक्रेन का जो फोर्सेस बिल्डअप है रशिया का, यूक्रेन के बॉर्डर पे जो रशिया का फोर्स बिल्डअप है उसको सपोर्ट किया है यहाँ पे चाइना ने। और यहाँ पे इल्जाम लगाया गया कि नाटो के एक्सपेंशन के चलते ये सब हो रहा है। ये जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज किया गया। रशिया चाइना दोनों ने मिलकर बोला कि यहाँ पे क्लोज्ड ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ये क्लोज्ड ग्रुप क्वाड की बात हो रही है। एशिया पैसिफिक रीजन में शांति लाने के लिए ये जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इसको बदलना पड़ेगा। यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को ओपनली क्रिटिसाइज किया है रशिया चाइना दोनों ने। प्लस ओवरऑल ये जो ऑकस नाम का ग्रुप बना है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दी जाएंगी, इसके अगेंस्ट बात की गई है। सबसे बात यहां पे यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट ने वन चाइना प्रिंसिपल को कंफर्म कर दिया और बोल दिया कि ताइवान किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। तो रशिया ने ओपनली बोल दिया ताइवान चाइना का पार्ट है। देखिए रशिया तो बोल ही देगा ना, रशिया के बोलने भर से कितना ही फर्क पड़ जाता है। समझिए, रशिया ताइवान के बीच में जो भी इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो जारी रहेंगे, वो ताइवान के लिए भी जरूरी है, रशिया के लिए भी जरूरी है। कल की डेट में ताइवान के ऊपर कोई जंग होती तो रशिया अपने आप को साइड ही रखेगा, वो ज्यादा इंटरफेयर करने वाला नहीं है। यहां पे बस चाइना को खुश करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। एक्चुअली में रशिया एक्टिवली ताइवान के मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। बट ठीक है, इस समय पर रशिया को चाइनीज इकोनॉमी की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो चलो ठीक है, चाइना को खुश करने के लिए बोल दिया कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। फिर रशिया चाइना दोनों कंट्रीज ने मिलकर बोला है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस जारी रखेंगे रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क के अंदर। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। प्लस ग्लोनास किसका, आप कह लो ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है रशिया का, और बेदू किसका है, चाइना का। तो ये दोनों सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करके काम करेंगे। इस रिस्पेक्ट में बातचीत हुई है रशियन और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में, और बहुत सारी एनर्जी डील्स भी साइन हुई हैं और भी बहुत से एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए हैं। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुंचे हैं चाइना में और वहां पे एक नया सीपीईसी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जो मिस्टर इमरान खान साहब हैं, ये मिले हैं ही लेफिंग से, जो कि चेयरमैन है चाइना के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के। और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 2 चालू किया जाएगा। फेज 1 में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनडीआरसी ऑफ चाइना, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन, इसके चलते ये डिसाइड किया गया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई जाएगी, चाइनीज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, जो जिनजियांग प्रोविंस है आपकी चाइना की, उसको कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट के साथ। एक और मुद्दे को यहाँ पे उठाया गया है कि भाई दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 चाइनीज वर्कर्स की मृत्यु हो गई थी। तो चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो भी चाइनीज नेशनल्स डिप्लॉयड है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान यहाँ पे दिया जाए। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये न्यूज थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।